अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है जी आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और दोस्तों आज एनटीएस का जो रिज़ल्ट था वो आ चुका है। और सैकड़ों मैसेजेस मुझे आए, यानी जो लोग मेरे कोर्स में शामिल थे उन लोगों के, उन दोस्तों के जो मैसेजेस थे मुझे मौसूल हुए। और तमाम दोस्तों ने अपना अपना रिज़ल्ट बताया। और इंतहाई इंतहाई खुशी का दिन था मेरे लिए कल, क्योंकि बहुत अच्छे मार्क्स हमारे कोर्स मेंबर्स के, तकरीबन सब के बहुत अच्छे मार्क्स हुए। और 87 हाईएस्ट हमारे कोर्स में। 3 मेंबर्स ऐसे थे जिनके 87 हुए, और 84 भी, और 80 से यानी ज़्यादा मार्क्स, 80 प्लस मार्क्स काफ़ी सारे लोगों के 81, 82, 83, 84। तो बहुत सारे लोगों के मार्क्स जो हैं वो 80 प्लस हुए हैं। और ऑलमोस्ट तकरीबन जितने भी लोग कोर्स में हैं, तकरीबन सबके 70 प्लस मार्क्स हैं। और मैं समझता हूँ कि ये आप लोगों की मेहनत भी है। और कल मुझे खुशी का, यानी बहुत खुशी हुई, मेरे लिए एक बहुत खुशी का दिन था। और मैंने एनटीएस के लिए, आपको पता है, आप जानते हैं कि एनटीएस की प्रिपरेशन के लिए मैंने मोर देन 120 प्लस लेक्चर्स एक छोटे से छोटे टॉपिक पे भी बनाए। और हर टॉपिक आधे पौने घंटे का होता था। और जिन लोगों ने कोर्स में बहुत मेहनत की, कल उनके लिए कामयाबी का दिन था। सॉरी, आज आज उनके लिए कामयाबी का दिन था। तो अ, आप सबके लिए बहुत बहुत दुआएं, नेक तमन्नाएं, और आप सबको मुबारक हो। और अल्लाह पाक इसी तरह आपके लिए आसानियाँ पैदा करें, और आप कामयाबी की जो मनाजिल हैं वो तय करते जाएं। एज अ टीचर, कल मेरे लिए कामयाबी का दिन था। मेरे लिए, ये मेरी टीचिंग के लिए एक कामयाबी का दिन था। तो मैं बहुत खुश था। अ, कल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो रात के तकरीबन 1 बज चुके हैं, इसलिए मैं कल कह रहा हूँ। चलें, तो आज मैं मज़ीद पास्ट पेपर्स सॉल्व कर रहा हूँ एजेके पीएससी के। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ और अपने क्वेश्चंस की तरफ, बिना वक्त ज़ाया किए। तो ये जो क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है सबसे पहले, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि विश फॉर गेटिंग हाईएस्ट मार्क्स इन इज एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ मोटिवेशन। तो ये क्वेश्चन इससे पहले पिछले लेक्चर्स में आ चुका है कि अगर एक बच्चे के दिल में ये ख्वाहिश जागती है कि उसके अच्छे मार्क्स आएँ, तो ये मोटिवेशन की कौन-सी किस्म है? ये है इंट्रिंसिक। एक होती है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जिसमें बच्चा खुद अपने आप को मोटिवेट करता है। उसके दिल में ख्वाहिश पैदा होती है, वो ख्वाब खुद देखता है, कोई बाहर से उसे मोटिवेट नहीं कर रहा। और अगर कोई बाहर से उसे मोटिवेट कर रहा है, कोई शख्स या माहौल में कोई ऐसी चीज़ जो उसे मोटिवेट कर रही है बाहर से, तो वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होती है। तो ये हम पहले भी कर चुके हैं। अच्छा, ओवर लर्निंग डील्स विद ब्लैंक ऑफ रिस्पॉन्डिंग इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है जी। ओवर लर्निंग जो है क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है, यानी मसाइल का हल करना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, क्वेश्चंस को सॉल्व करना, या डेली लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, अ, इसमें, ठीक है, अम, इसमें अगर एक बच्चा ओवर लर्निंग हासिल कर ले, ओवर लर्निंग है कि बहुत ज़्यादा सीख जाए, बहुत ज़्यादा लर्न कर ले, तो उसमें क्या ख़ुसूसियत पैदा हो जाएगी? ठीक है जी, ये एक इसका एक आसान सा तर्जुमा बनता है। तो अगर एक बच्चा ओवर लर्निंग यानी वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता है, बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा ड्रिल करता है, बार-बार सीखता है, एक-एक जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्नीक की प्रैक्टिस करता है, तो उसमें क्या आ जाता है, ईज़ एंड क्विकनेस।
यानी वो फिर किसी भी मसले को बड़ी आसानी से, बड़ी तेज़ी से हल कर लेगा। जैसे एक मैकेनिक होता है, अब जिस मैकेनिक की सालों की लर्निंग हो, सालों की प्रैक्टिस हो, तो वो मैकेनिक आपकी गाड़ी या बाइक को फ़ौरन चंद मिनटों में मसला भी ढूँढ लेगा, चंद मिनटों में तेज़ी से वो उस मसले का हल भी ढूँढ लेगा और आपके मसले को हल भी कर देगा। तो ईज़ एंड क्विकनेस, जब आप ओवर लर्निंग करते हैं, बहुत ज़्यादा सीखते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके लिए कोई भी मसला, कोई भी सवाल बहुत ही आसान हो जाता है। आप उस सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर पेडागोजी को जब आप बहुत अच्छे तरीके से सीख जाते हैं, तो पेडागोजी के सवाल आप बड़ी तेज़ी से, आसानी से हल कर लेते हैं। ईज़ एंड क्विकनेस, ठीक है जी। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट वाज़ प्रेज़ेंटेड बाय, तो ये एक थ्योरी है एसएमटी, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। मैनेजमेंट यानी मैनेज करने का एक साइंसी तरीका है कार। ये थ्योरी किसने पेश की? ये फ्रेडरिक डब्ल्यू टायलर ने पेश की। ठीक है जी। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में यानी साइंसी उसूलों के मुताबिक जो है वो किसी अदारे को मैनेज किया जाता है। ठीक है जी। इसे हम कहते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में कोई भी टास्क होता है, यानी उस टास्क को मैनेज करने का ये तरीका होता है कि उस टास्क को छोटे-छोटे यानी कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और जो वर्कर्स होते हैं उनकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है, उन्हें सिखाया जाता है, उन्हें ट्रेन किया जाता है। वर्कर और मैनेजर के दरमियान अच्छा कनेक्शन होता है और हर किसी की ज़िम्मेदारी उसको बता दी जाती है, ज़िम्मेदारियाँ डिवाइड की जाती हैं। तो इस तरह एक बेहतरीन तरीका है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का, एक बाकायदा मरबूत तरीके से मैनेजमेंट करना, ठीक है? किसी भी काम की, किसी भी अदारे की। आगे है द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट डील्स विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी। अब इस सवाल को आपने समझना है। मैनेजमेंट का वो कौन-सा फ़ेल है? मैनेजमेंट का वो कौन-सा फंक्शन जिसमें आप क्या करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट यानी एस्टेब्लिश करते हैं, बनाते हैं, इनअकाद करते हैं या बुनियाद रखते हैं ऑफ फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी, ठीक है? फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी का एक रवायती जो है वो निज़ाम आप बनाते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइज़िंग, यानी इसका मतलब क्या है? कि आप जब एक ऑर्गेनाइज़ेशन बनाएँगे, तो उस ऑर्गेनाइज़ेशन में अ, अथॉरिटी किसके पास होगी? कौन इसका हेड होगा? कौन इसका सेकंड हेड होगा? कौन इसका मैनेजर होगा? कौन इसका कोऑर्डिनेटर होगा? किसके पास क्या इख्तियारात होंगे? किसके पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी? कौन प्लानिंग करेगा? कौन मैनेजमेंट करेगा? इसको कहते हैं ऑर्गेनाइज़ेशन का स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है? सो इसका सही जवाब है ऑर्गेनाइज़िंग। देखा आपने? स्ट्रक्चर बनाना, ऑर्गेनाइज़ेशन का स्ट्रक्चर तरतीब देना, ऑर्गेनाइज़ेशन में अथॉरिटीज़ का स्ट्रक्चर तरतीब देना, इसको ऑर्गेनाइज़िंग कहते हैं, डायरेक्टिंग नहीं कहते, ठीक है जी? डायरेक्टिंग हम कहते हैं किसी काम को सरअंजाम देना है तो उसके लिए पूरा एक जिसे कहते हैं हदायत का सिलसिला, डायरेक्शंस का सिलसिला, ये। तो ऑर्गेनाइज़िंग ऑर्गेनाइज़िंग क्या है? किसी ऑर्गेनाइज़ेशन को जब आप बनाते हैं, तो उसका जो स्ट्रक्चर आप बनाते हैं, जो उसकी साख़्त बनाते हैं, कौन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन मैनेजर होगा, कौन हेड होगा, कौन सीईओ होगा, ये जो रोल्स आप बनाते हैं, इसको हम ऑर्गेनाइज़िंग कहते हैं। ठीक है जी? तो आगे एक मैनेजमेंट की टर्म इस्तेमाल हुई है, पोस्ट कॉर्ब, हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, पोस्ट कॉर्ब, ठीक है जी? तो ये जो हम कह सकते हैं, ये टर्म है, ये एक्रोनिम है, एक शॉर्ट नेम है पोस्ट कार्ब। तो ये मैनेजमेंट की टर्म है, पूछा गया है कि द एक्रोनिम पोस्ट कार्ब वाज़ कॉइन्ड बाय, ये जो एक्रोनिम है, ये किसने बनाया था? तो ये जो एक्रोनिम है, ये लूथर गुलिक और लाइंडल उर्विक ने
1937 में ये टर्म निकाली थी। लूथर गुलिक इसका जवाब है, या गलिक, लूथर लूथर गलिक या गुलिक। ये एक अहम चीज़ है, मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। ये जो पी है, ये असल में फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट या मैनेजमेंट के टास्क्स या मैनेजमेंट के कंपोनेंट्स जो हैं, वो इस नाम में छुपे हुए हैं। ठीक है जी। पी से मुराद है प्लानिंग, ओ से मुराद है ऑर्गेनाइजिंग, एस से मुराद है स्टाफिंग, स्टाफ से स्टाफिंग, डी से मुराद है डायरेक्टिंग, सी ओ से मुराद है कोऑर्डिनेटिंग, आर से मुराद है रिपोर्टिंग और बी से मुराद है बजटिंग। ठीक है? तो ये एक ऐसी टर्म है, ये इस टर्म को अगर आप याद कर लें, तो आपको तमाम जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट्स हैं, वो सारे याद हो जाएँगे, या टास्क्स ऑफ मैनेजमेंट। मतलब पी से प्लानिंग है, तो प्लानिंग में आप क्या करते हैं? मकासद का तयन करते हैं, ठीक है? पॉलिसीज़ बनाते हैं। ऑर्गेनाइजिंग, ई ओ से मुराद है ऑर्गेनाइजिंग, तो ऑर्गेनाइजिंग में आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी काम का या किसी भी अदारे का आप एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और तरतीब बनाते हैं कि कौन क्या होगा, किसका क्या रोल होगा। फिर उसके बाद एस स्टाफिंग, यानी जो आपने ऑर्गेनाइजेशन है, आपका अदारा है, उसमें जो स्टाफ है, वो आपने उस स्टाफ को रिक्रूट करना है, ट्रेन करना है, मैनेज करना है। ठीक है जी। डायरेक्टिंग, यानी डायरेक्टिंग से मुराद है कि आपके जो वर्कर हैं, आपके जो एम्प्लॉय हैं, आपके जो मुलाजमीन हैं अदारे के, उनको लीड करना, उनको मोटिवेट करना, उनको हदायत देना, उनको काम एफिशिएंटली करने के लिए मोटिवेट करना और हदायत मुहैया करना। सीओ कोऑर्डिनेटिंग, तो कोऑर्डिनेटिंग से मुराद है कि अदारे में जितने भी लोग हैं वो मिलजुल कर काम करें और कोऑर्डिनेशन का माहौल क्रिएट हो, मिलजुल कर काम करें। रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग ये है कि आपने जो है वो अदारे की तमाम जो कार्रवाइयाँ हैं, एक्टिविटीज़ हैं, अदारे की जो परफॉर्मेंस है, वो सारा आपने रिकॉर्ड रखना है और उसे रिपोर्ट करते रहना है कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ को। ठीक है जी? और बजटिंग ये होता है कि अदारे के जो फाइनेंशियल मामलात होते हैं, माली मामलात होते हैं, उनको मेंटेन करना। ठीक है? तो ये गुलिक ने ये निकाली थी। तो चलते हैं आगे। मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ ताकि आपके कांसेप्ट्स भी क्लियर हो जाएँ दूसरी चीज़ों से मुतल्लिक। द डिग्री टू व्हिच कॉमन पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ अचीव्ड। ठीक है जी? हर ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्पस होता है। तो आप वो पर्पस किस हद तक, किस दर्जे तक अचीव कर लेते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं इफ़ेक्टिवनेस। ठीक है जी? एक अदारा है, वो किस हद तक अपने मकासद को हासिल कर लेता है, किस हद तक अपने मकासद का हुसूल कर लेता है, इसे आप क्या कहेंगे? इसे आप कहेंगे इफ़ेक्टिवनेस। यानी एक अदारा है, वो इफ़ेक्टिव है। इफ़ेक्टिव से क्या मुराद है? वो अपने मकासद का को हासिल कर रहा है। ठीक है जी? और अगर एक अदारा अपने मकासद को हासिल नहीं कर रहा, तो फिर वो इफ़ेक्टिव नहीं होगा। तो ये इफ़ेक्टिवनेस है। फिर उसके बाद क्वेश्चन है आईसीटी। आईसीटी कहते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। वो टेक्नोलॉजी जो मवासलात की टेक्नोलॉजी होती है, राब्ते की टेक्नोलॉजी होती है और इंफॉर्मेशन के तबादले की टेक्नोलॉजी होती है, जैसे कंप्यूटर वगैरह हो गया, इंटरनेट वगैरह हो गया, ये होता है आईसीटी। अच्छा, उसके बाद जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कोर्स हैज़ ट्रूली पेव्ड द पाथ, द वे फॉर लर्नर टू बिकम। अब एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो होती है, जब आप एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है वो बच्चों को कैसा बना देती है? ये क्वेश्चन है। यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है, वो बच्चों को उनके अंदर किस किस्म की क्वालिटीज़ पैदा कर लेती है। तो इसका सही जवाब बनता है अवेयर करती है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की मदद से बच्चे जो हैं वो अवेयरनेस हासिल करते हैं, आगाही हासिल करते हैं, एप्रिशिएटिव हो जाते हैं, यानी कि चीज़ों को एप्रिशिएट करना सीखते हैं, यानी किन चीज़ों का फ़ायदा है, किन चीज़ों का नुकसान है, कौन-सी चीज़ें बेहतर हैं।
गलत सही इस तरह की चीज़ें उन्हें पता चल जाती हैं, इक्विप्ड हो जाते हैं बच्चे, ठीक है जी? बच्चे इक्विप्ड हो जाते हैं, जो ज़रूरी स्किल्स हैं वो उन्हें हासिल हो जाते हैं, ये इसका सही जवाब बनता है, ठीक है जी? इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी टीचर शुड हैव टू एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में टीचर को क्या होना चाहिए या कैसा होना चाहिए? तो उसे शुड हैव टू मतलब एक्वायर नॉट ओनली कंप्यूटर लिटरेसी, सिर्फ उसे कंप्यूटर के बारे में नॉलेज नहीं होनी चाहिए, यानी कंप्यूटर के बारे में सिर्फ उसने पढ़ा नहीं होना चाहिए, बट कॉम्पिटेंस एज़ वेल, बल्कि उसे कंप्यूटर चलाना, कंप्यूटर सिखाना, कंप्यूटर पे काम करना, कंप्यूटर को रन करना, ये सलाहियतें भी उसमें होनी चाहिए। तो ये इसका सही जवाब है, ठीक है जी? बिल्कुल जनरल से क्वेश्चन है, कोई इतना लंबा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है जी? द प्राइमरी एम ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़, जो तालीमी नफ्सियात होती है, इसके इसके ये काफ़ी सारे क्वेश्चन इसके ऊपर हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी हमें बताती है कि जो सीखना, सिखाना, सीखने-सिखाने का अमल कैसे मुमकिन होता है, या सीखने-सिखाने को आप कैसे मुमकिन बना सकते हैं, या एक बच्चा कैसे सीखता है, बच्चे के सीखने का प्रोसेस क्या है? बच्चे में ज़हनी सलाहियतें आप कैसे पैदा कर सकते हैं? बच्चे में आप जिस्मानी सलाहियतें कैसे पैदा कर सकते हैं? सो अगरचे जिस्मानी सलाहियतें जो हैं वो साइकोलॉजी में कम ही डिस्कस की जाती हैं। तो ये क्यों हम पढ़ते हैं? एजुकेशनल साइकोलॉजी क्यों पढ़ते हैं? वो हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम अपनी जो एजुकेशनल प्रैक्टिस है, जो पढ़ने-पढ़ाने का अमल है, उसको बेहतर बना सकें। सो इसका सही जवाब है टू कंट्रीब्यूट टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ साउंड एजुकेशनल प्रैक्टिस। सो अगर आप तालीमी नफ्सियात को पढ़ेंगे, एजुकेशनल साइकोलॉजी को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी आपको बताएगी कि किस किस्म की टीचिंग प्रैक्टिस, किस किस्म का टीचिंग का तरीक़ाकार, किस किस्म के टीचिंग स्किल्स आपके लिए बेहतर होंगे, और किस किस्म के टीचिंग स्किल्स आपको फ़ायदा देंगे। किस तरह आप लर्निंग के अमल को मुअस्सर बना सकेंगे। ये इसका सही जवाब बनता है, ठीक है जी? तो चलते हैं आगे। अच्छा, एजुकेशनल साइकोलॉजी शुड प्रोवाइड प्रोस्पेक्टिव टीचर विद, अच्छा ये इस पे आपने गौर करना है कि प्रोस्पेक्टिव टीचर क्या है? प्रोस्पेक्टिव टीचर वो होता है जो अभी आप कह सकते हैं कि अभी वो फुली टीचर नहीं बना। अभी वो ट्रेनिंग या टीचर बनना चाहता है, टीचर बनने के लिए एजुकेशन ले रहा है, टीचर बनने की वो ट्रेनिंग ले रहा है, या बीएड कर रहा है, टीचर बनने के लिए वो अभी बीएड कर रहा है। तो ऐसा टीचर जो अभी यानी ऐसा बंदा जो अभी टीचर प्रॉपर टीचर नहीं बना और अभी ट्रेनिंग के प्रोसेस में है, तो उसके लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी उसे क्या प्रोवाइड करेगी? यानी एक बंदा जो अभी ट्रेनिंग कर रहा है और टीचर बनना चाहता है, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी उसकी कैसे मदद करेगी? तो एजुकेशनल साइकोलॉजी उसकी कैसे मदद करेगी? इसका सही जवाब जो बनता है, वो ये बनता है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी उसे वो उसूल सिखाएगी और वो एटीट्यूड, वो इनसाइट्स, वो बातें सिखाएगी जो उसे इफ़ेक्टिव टीचिंग में मदद देंगी। एजुकेशनल साइकोलॉजी उसे बताएगी कि लर्निंग क्या होती है, लर्निंग का अमल क्या होता है, लर्निंग का प्रोसेस कैसे होता है, बच्चे कैसे सीखते हैं। तो फिर वो जो टीचर होगा, वो एक बेहतरीन टीचर बनेगा, वो इफ़ेक्टिव टीचिंग कर पाएगा। ये इसका आंसर है। फिर कोऑपरेटिव लर्निंग जो है, ठीक है? इज़ अ फॉर्म ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग जो है, वो इज़ अ फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्टिविज़्म, ठीक है? पीछे भी एक क्वेश्चन आया था कंस्ट्रक्टिविज़्म के बारे में। तो कंस्ट्रक्टिविज़्म में ये एक लर्निंग थ्योरी है, जो हमें बताती है कि बच्चे जो हैं वो अपनी नॉलेज को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को
अपनी जो लर्निंग है उसे कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, कैसे बनाते हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं, ठीक है जी। तो जो बच्चों के सीखने का अमल है, वो कंस्ट्रक्टिविज्म के मुताबिक बच्चे जो हैं, वो खुद जब तजर्बा करते हैं, खुद जब आगे बढ़ के सीखने की कोशिश करते हैं, तो वो ज़्यादा सीखते हैं, वो ज़्यादा समझ हासिल करते हैं। ठीक है? तो कोऑपरेटिव लर्निंग में अगर आप देखें ना, तो बच्चे खुद एक-दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे होते हैं, खुद डिस्कशन कर रहे होते हैं, खुद एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं मिल-जुल के, और इस तरह वो अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, अपनी नॉलेज और अपनी अंडरस्टैंडिंग खुद से हासिल कर रहे होते हैं। तो कोऑपरेटिव लर्निंग का ज़्यादा ताल्लुक जो है वो कंस्ट्रक्टिविज़्म से है। ठीक है जी? कोऑपरेटिव लर्निंग यानी जिसमें बच्चे एक-दूसरे को सिखाएँ, एक-दूसरे की नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करें, एक-दूसरे की नॉलेज को वो बनाएँ, ठीक है? और ये इसका सही जवाब है। तो लेक्चर मेथड इज़, बड़ा आसान सा सवाल है, लेक्चर मेथड क्या है? भई लेक्चर मेथड जो है वो ट्रेडिशनल मेथड है, ठीक है जी? हुँ, ट्रेडिशनल एक रवायती किस्म का तरीका है जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। हमारे यहाँ एक ही रिवायती तरीका शुरू से चला आ रहा है 70 साल से, वो है लेक्चर। छोटी क्लासों से लेकर बड़ी क्लासों तक लेक्चर मेथड ही यूज़ होता है। फिर टीचिंग स्किल्स आर डेवलप्ड विद टीचिंग स्किल एक बंदे में कब पैदा होते हैं? टीचिंग स्किल पैदा करने में वक़्त भी लगता है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी लगती है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस, ठीक है? जो एक्सपीरियंस्ड आदमी होगा, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होगा, उसमें टीचिंग स्किल्स उतने ज़्यादा होंगे। जो बंदा टीचिंग स्किल्स की प्रैक्टिस करता है, यानी कम्युनिकेशन स्किल्स की, बहुत सी स्किल्स होते हैं, प्रैक्टिस करता है, उसमें टीचिंग स्किल्स ज़्यादा डेवलप होते हैं। और वक़्त के साथ, ये नहीं है कि बंदे में पहले से टीचिंग स्किल होते हैं, इंसान आहिस्ता-आहिस्ता सीखता है। तो इसका सही जवाब है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है जी? चलें, आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो आज हम सॉल्व कर सकें। स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ कैन बी डिस्प्लेड ऑन, स्टूडेंट की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो बुलेटिन बोर्ड पे जो है जो है वो ज़ाहिर की जाती हैं। मतलब क्लासरूम में स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज़, मतलब क्लासरूम में बच्चे ड्राइंग कर रहे हैं, तो उनकी जो ड्राइंग है, वो क्लासरूम में एक बुलेटिन बोर्ड लगा होता है, उस पे आप उनकी ड्राइंग आवेज़ा कर देते हैं। जैसे ये मोंटेसरी और ये जो केजी के होते हैं ना स्कूल्स, इनमें हर क्लासरूम में एक बड़ा-सा बुलेटिन बोर्ड होता है। उस बुलेटिन बोर्ड के ऊपर बच्चों की जो ड्राइंग्स हैं, बच्चों की जो एक्टिविटीज़ हैं, बच्चों के जो वर्क हैं, वो आवेज़ा कर दिए जाते हैं, ताकि बच्चों को मोटिवेट किया जा सके कि आपका काम सारे देखेंगे। सो ये बुलेटिन बोर्ड है। सीटिंग अरेंजमेंट जो है, सीटिंग अरेंजमेंट क्लासरूम के अंदर जो सीटिंग अरेंजमेंट होती है, वो फिज़िकल एनवायरनमेंट में आ जाती है। ठीक है जी? एक क्लासरूम का फिज़िकल एनवायरनमेंट हो जा आता है जिसमें सीटिंग अरेंजमेंट, जिसमें लाइट्स और ये चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है जी? ये क्वेश्चन हम पहले ही बड़ी डिटेल से कर चुके हैं कि व्हाट इज़ बेल इन पावलोव्स क्लासिकल कंडीशनिंग। मैंने पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया है। तो बेल क्या है? कंडीशन्ड स्टिमुलस है। तो मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ठीक है जी? अच्छा, तो पियाजे की थ्योरी के बारे में एक क्वेश्चन यहाँ पे आया है जो बहुत ही अहम थ्योरी है, बहुत ही अहम। इसको आपको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। मेरा पूरा एक लेक्चर है इस थ्योरी के ऊपर, तकरीबन आधे घंटे का होगा, और बहुत ही डिटेल में मैंने इस थ्योरी के बारे में समझाया है। ठीक है जी? तो ये क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू पियाजे, पियाजे के मुताबिक, पियाजे की थ्योरी जो है वो उसे कहते हैं थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कि बच्चे में कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो ज़हनी डेवलपमेंट होती है, ज़हनी नशो-नुमा होती है, वो कैसे होती है। तो अकॉर्डिंग टू पियाजे, प्लान्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग moves from trial and error in planned approach at the end of
व्हाट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। अब ये जो है वो अजीब-ओ-गरीब किस्म की स्टेटमेंट है। प्लेन्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग, पहले कह दिया कि प्लेन्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग है, फिर उन्होंने लिख दिया मूव्स फ्रॉम ट्रायल एंड एरर। अगर प्लेन्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग है तो उसमें ट्रायल और एरर भी डाल दिया। तो फिर उसके बाद उन्होंने लिखा कि टू अ प्लेन्ड अप्रोच, फिर से प्लेन्ड लिख दिया। यहाँ पे होना चाहिए था अनप्लेन्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो जब छोटा बच्चा होता है ना, तो जब वो किसी मसले का हल करता है, जो छोटा बच्चा होता है, वो जब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है तो अ, वो ट्रायल एंड एरर, पहले एक हल ट्राई करेगा, अगर वो काम नहीं करेगा, वो गलत हो जाएगा, तो फिर दूसरा हल तलाश करेगा। वो अगर काम नहीं करेगा, तो वो तीसरा हल तलाश करेगा। यूँ बच्चा ट्रायल यानी ट्राई करेगा, एरर यानी अगर उसका ट्राई किया हुआ हल सॉल्यूशन गलत हो जाता है, तो फिर वो दोबारा ट्रायल और एरर। उस वक़्त तक बच्चा ट्राई करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, जब तक कि मसले का हल ना निकल आए। ठीक है जी? ये ट्रायल एंड एरर है। ठीक है जी? ट्रायल एंड एरर या अनप्लेन्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब बहुत छोटा होता है तो वो प्लेन करके तो नहीं ना प्रॉब्लम को सॉल्व करता। तो वो पूछ रहा है, क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा है कि बच्चा ट्रायल एंड एरर से निकल कर बाकायदा प्लानिंग करके प्रॉब्लम को कैसे किस स्टेज पे सॉल्व करता है। वो कौन सी स्टेज है जब बच्चा प्रॉब्लम को हल करने के लिए बाकायदा प्लानिंग के साथ चलता है, बाकायदा प्लानिंग के साथ अमल करता है, वो कौन सी स्टेज है। ठीक है? क्या वो सेंसरी मोटर स्टेज है? क्या वो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज है? क्या वो प्री ऑपरेशनल स्टेज है? क्या वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है? हर स्टेज का अपना एक मीनिंग है। तो वो कौन-सी स्टेज है? तो सेंसरी मोटर स्टेज बहुत छोटे बच्चों की स्टेज होती है। इसमें बच्चे जो हैं वो ट्रायल और एरर में ही चल रहे होते हैं। ठीक है जी? जो इसका सही जवाब है, मैं उस पे आ जाता हूँ। वो है फॉर्मल ऑपरेशंस या फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज जो है, ऑपरेशनल स्टेज जो है। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज जो है, इसमें बच्चा जो है वो आप कह सकते हैं तकरीबन 12 साल का बच्चा होता है। जो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज जब आती है ना, तो उस वक़्त बच्चे की उम्र 12 साल या 12 साल से ज़्यादा होती है। इस स्टेज में जो बच्चा होता है वो बाकायदा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी ऐसी चीज़ों के बारे में भी सोच सकता है जो उसे दिखाई नहीं देती। सो जो वो जो उसकी सेंसेस में नहीं आ सकती। इस एज में या इस स्टेज में जो बच्चा होता है, वो अंदाज़े भी लगा सकता है। वो किसी प्रॉब्लम को देखकर उसका जायज़ा लेके, उसे एनालाइज़ करके वो उसका हल तजवीज़ कर सकता है। उसका हल जो है उसका हल जो है वो तलाश कर सकता है। सो इसका सही जवाब जो है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज है, जो जो इसका बेहतरीन जवाब है। बाकी जो स्टेजेस हैं अगर आप चाहेंगे तो मैं इनको किसी और लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है जी? तो ये हो गया। हाउ डिड विगोस्की व्यू कॉग्निटिव डेवलपमेंट? जो विगोस्की है, लेव विगोस्की, इसके बारे में एक पीछे क्वेश्चन आया था। लिव विगोस्की की थ्योरी, ठीक है? इसकी थ्योरी वहाँ क्वेश्चन ये था कि बच्चे कैसे सीखते हैं? तो बच्चे लिव विगोस्की के मुताबिक बच्चे इंटरैक्शन से, सोशल इंटरैक्शन से या रियल लाइफ सिचुएशन में जब जाते हैं, जब दूसरों से इंटरैक्ट करते हैं, कम्युनिटी में जाते हैं, कम्युनिटी से इंटरैक्ट करते हैं, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, तो उस वक़्त बच्चों को का जो सीखने का अमल है, वो मुमकिन होता है। ठीक है जी? तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में इस विगोस्की का क्या नज़रिया है? तो अच्छा, 1 मिनट। तो इसका सही जवाब जो है, वो क्या बनता है? मैं सही जवाब पे आ जाता हूँ।
वो है ही प्रपोज दैट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, जो कोग्निटिव डेवलपमेंट, ज़हनी नशो-नुमा होती है, उसको कैन बी अंडरस्टूड ओनली इन द टर्म्स ऑफ हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, चिल्ड्रन एक्सपीरियंसेस। एक पीएससी वालों का बड़ा रोला ये है कि अब कोई प्रीपोजिशन का सही इस्तेमाल नहीं करते। ही प्रपोज दैट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कैन बी अंडरस्टूड only in the terms of historical and cultural context। अब यहाँ कॉन्टेक्स्ट के बाद कोई प्रपोजिशन आती है या कुछ आता है, लेकिन उन्होंने क्या किया, कॉन्टेक्स्ट चिल्ड्रन एक्सपीरियंस। ठीक है जी। तो अगर आप बच्चे की कोग्निटिव डेवलपमेंट को समझना चाहते हैं, तो बच्चे का जो बच्चे के जो तजर्बात हैं, उनको हिस्टोरिकली और कल्चरली देखना होगा। ठीक है जी। जैसे मैंने आपको बताया ना कि विगोस्की ये कहता है कि जो बच्चे हैं वो कैसे सीखते हैं? वो जब अपने मुआशरे में जाते हैं और नॉलेजेबल लोगों से, जो बड़े लोग होते हैं, जो लर्न्ड पर्सन होते हैं, लर्न्ड यानी टीचर्स, पेरेंट्स या आस-पास के लोग, उनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं, इंटरैक्शन करते हैं, मुआशरे में जाते हैं, अपनी सोसाइटी में जाते हैं, जिस कल्चर में वो रहते हैं, उस कल्चर में जाते हैं, उसको एक्सपीरियंस करते हैं, अपनी सकाफ़त को, अपनी कल्चर को, अपनी हिस्ट्री को, तो वो उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है। जैसे हमारे यहाँ के बच्चे जो हैं, उनका कल्चर डिफरेंट है। हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं, उनका कल्चर डिफरेंट है, उनकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिफरेंट है। सो उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हमारे बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट ज़हनी नशो-नुमा और तरीके से होती है। जो यूरोप के लोग हैं, यूरोप के बच्चे हैं, उनका कल्चर अलग है, उनकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उनकी तारीख बिल्कुल अलग है। सो उनके बच्चों की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वो ज़रा डिफरेंट तरीके से होती है। ठीक है जी? अच्छा, तो ये हो गया। तो ये विगोस्की। अब ये जो सवाल है, ये जो क्वेश्चन है, ये समझ नहीं आ रहा कि ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है जी? तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। अच्छा, व्हिच स्टेटमेंट मेक्स टेक्नोलॉजी इनइफेक्टिव इन स्टूडेंट लर्निंग? तो वो कौन-सी स्टेटमेंट है जो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को गैर मौसर बता रही है? ठीक है जी? तो टेक्नोलॉजी, आपको पता है कि टेक्नोलॉजी हायर थिंकिंग स्किल्स पैदा करेगी। टेक्नोलॉजी जो है उससे जो है वो बच्चा दुनिया के लिए तैयार होगा, यानी रियल लाइफ के लिए तैयार होगा। टेक्नोलॉजी उसको इस काबिल कर देगी। टेक्नोलॉजी की मदद से बच्चे में कोलैबोरेटिव स्किल्स आते हैं, मिलजुल कर काम करने की भी स्किल आएँगे, ठीक है? कोलैबोरेशन करने की स्किल आएँगे। तो अ, ये उसने स्टेटमेंट लिखी है, इट डिक्रीज़ेज़ अचीवमेंट इन कंटेंट लर्निंग। ठीक है जी? इट डिक्रीज़ेज़ अचीवमेंट इन कंटेंट लर्निंग। ये बात सही नहीं है। टेक्नोलॉजी कंटेंट को सीखने में मददगार होती है, लर्निंग में मददगार होती है, ना कि वो लर्निंग को कम करती है। ठीक है जी? तो अजीब-सी स्टेटमेंट है और मुझे ये अजीब ही लगी, क्योंकि व्हिच स्टेटमेंट मेक्स टेक्नोलॉजी इनइफेक्टिव इन स्टूडेंट लर्निंग? वो कौन-सी स्टेटमेंट है जो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को गैर मौसर कर देती है? तो वो एक ही है, ये वाली। ठीक है जी? तो अच्छा, there are several reasons why teachers are reluctant in using electronic media in teaching learning process, which is the most common reason। तो सबसे कॉमन रीज़न क्या है कि टीचर जो हैं वो अपनी टीचिंग प्रोसेस में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल जो है वो कम करते हैं या नहीं करते। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? ठीक है? तो बेसिक वजह है, जो सबसे बुनियादी वजह है, वो ये है, मेरे ख़्याल से जो कॉमन है, वो है द लिमिटेड एक्सपोज़र ऑफ टीचर्स टू न्यू इक्विपमेंट। मसला ये होता है कि हमें जो इक्विपमेंट्स हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो अवेलेबल नहीं होते। ठीक है जी? स्कूल्स में, कॉलेजेस में, छोटे लेवल के स्कूल्स में
टेक्नोलॉजी मौजूद ही नहीं होती, इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद ही नहीं होते, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए जो लवाज़मात होते हैं वो हमें हासिल नहीं होते। सो ये सबसे बड़ी वजह है टीचर्स यूज़ नहीं कर रहे। अच्छा, तो सो प्रोविज़न ऑफ गुड एजुकेशनल एनवायरनमेंट, बच्चों को अच्छा तालीमी माहौल देना। यहाँ एजुकेशनल एनवायरनमेंट की बात हो रही है। सो तालीमी माहौल देना, क्योंकि तालीम का ताल्लुक इंतहाई ज़्यादा किस चीज़ से होता है? इंस्ट्रक्शन से होता है, टीचिंग प्रोसेस से होता है। सो ये जो सही जवाब बन रहा है वो इंस्ट्रक्शनल टास्क्स, क्योंकि माहौल बनाना, एक क्लासरूम का माहौल बनाना, उसको मैनेज करना, उस ये भी एक इंस्ट्रक्शनल टास्क में आ जाता है। एक ऐसा कंडूसिव माहौल तैयार करना जिसमें बच्चों की डेवलपमेंट हो सके, लर्निंग हो सके। सो इसका सही जवाब इंस्ट्रक्शनल टास्क ही बनता है। ठीक है जी। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इसको हम यहाँ पर ही स्टॉप कर दें। तो इंशाल्लाह मैं मज़ीद जो पेपर्स हैं उनको भी सॉल्व करूँगा विद एक्सप्लेनेशन। बहुत शुक्रिया आप सबका।